हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। देखिए, राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रथम स्थान में है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी कि बिहार। देखिए, राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक 2019-20 है ये, और इसको आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं FPI, यानी कि फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको हिंदी में ही कन्वर्ट करके लिख देगा, फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019-20 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रथम स्थान है। इसमें बिहार का स्थान है, और ये डाटा जो है 5 जून 2019 को आया था। 5 जून 2019 को ये डाटा प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, तो CII, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ये डाटा प्रदर्शित किया गया। देखिए, ये कब किस अवधि के लिए था, ये 2004-05 से लेकर 2016-17 तक का, इसमें जो है तक का डाटा लिया गया था। और इसमें भी जैसे बिहार है, पहले नंबर पे क्या है आपका, बिहार हो जाएगा। दूसरे पे कौन आ जाएगा, MP। और तीसरे पे आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इसमें नॉन स्पेशल कैटेगरी के 18 राज्य शामिल किए गए, यानी कि जो जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बड़े राज्य, जो बड़े राज्य है 18, वो इसमें शामिल किए गए। उनमें से बिहार का पहला स्थान है। देखिए, बिहार जो है महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे, मतलब जिनमें जो अच्छी ग्रोथ करते हैं, उन राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है बिहार ने। और इसमें अगर हम बात करें कि लास्ट पे कौन है, तो लास्ट पे आपका पश्चिम बंगाल है। और इसमें जो है 2004 से लेके 4-5 से लेके 2013 और 14 तक कौन आगे था, यानी आंध्र प्रदेश आगे था। अब आंध्र प्रदेश को किसने पछाड़ दिया है, बिहार ने पछाड़ दिया है। तो देखिए, FPI 2019-20 के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य का द्वितीय स्थान है, तो MP का स्थान है। अब आप यूपी से संबंधित है, तो यूपी की भी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि यूपी कहाँ है। तो यूपी का स्थान 7वां है। यूपी का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। इसमें क्या होता है कि देखिए, यूपीएससी से अगर क्वेश्चन आने होते हैं, तो यूपीएससी अब ये नहीं पूछेगा राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रथम स्थान पर है। ये इधर से इस तरीके से क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें 4 मानक माने गए। जहाँ यूपीएससी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो उन मानकों से ही क्वेश्चन बनेगा। आप एक एक करके नोट कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं। नंबर 1 पे लिख लीजिए आप, राज्य के अपने टैक्स की प्राप्तियों का सूचकांक। नंबर 2, राज्य व पूंजी व्यय सूचकांक। नंबर 3, राजकोषीय व राजस्व घाटे को दर्शाने वाले डिफिशिएंट प्रूफडेंस सूचकांक, डिफिशियंस प्रूफडेंस सूचकांक। और नंबर 4 पे कर्ज सूचकांक। तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा कि, तो यही बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन मानक नहीं है, या फिर आपको एक दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक का मानक है। तो यही 4 मानक इसमें यूज़ किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, नादिया मुराद, ये इराक से हैं, और डेनिस मुकबेज ये कांगो से हैं। इनको 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आप सोचेंगे अब तो 19 का भी मिल चुका है, और आने वाले कुछ ही समय में 20 का मिलने वाला होगा, तो हम 18 का क्यों याद करें। देखिए, ये शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। शांति और साहित्य का आप कम से कम 1 साल या 2 साल पीछे का याद रख सकते हैं, यहाँ से पूछे जाने के चांस रहते हैं। शांति और साहित्य, इन दोनों को शांति और साहित्य का मिला। इन्होंने क्या योगदान दिया कि इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, नादिया मुराद जो थी, वो ISI जो आतंकवादी संगठन है, उसी की रेप पीड़िता है।
और वहाँ पे इनको जो है बंदी बनाया गया था और सेक्स स्लेव के तरीके से रखा गया था। एक सेक्स स्लेव के रूप में इनको रखा गया था और वहाँ पे सब जितनी भी लड़कियों को बंदी बनाया गया था सबको सेक्स स्लेव बना के रखा गया था। और वहाँ या तो वो उन लोगों की मजबूरी है कि या तो वे सेक्स स्लेव के रूप में रहे और अगर वे वहाँ से भागती है तो उनको मार दिया जाता है। खैर जैसे वे कैसे करके नादिया मुराद वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रही और वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने विश्व में जागरूकता फैलाई इसके प्रति। और डेनिस मुक्वेज की अगर हम बात करें तो ये भी कुछ इसी तरीके के वर्क से जुड़े हुए हैं। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बलात्कार पीड़ित महिलाओं का जो है इलाज करते हैं। तो इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2018 में। 128 क्वेश्चन देखें बैलोन डी और पुरस्कार, ये 2018 का पुरस्कार है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? बैलोन डी और पुरस्कार के इतिहास में पहली बार, इसके इतिहास में पहली बार सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए किसको प्रदान किया गया? एडा हैमरबर्ग, ये नॉर्वे से थी। एडा और डी और, एडा और डी और। आपसे क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी बन सकता है कि बैलोन डी और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पहली बार किसी सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर को पुरस्कार ये कब दिया गया? तो 2018 में दिया गया। यहीं से महिलाओं की एंट्री इसमें शुरू होती है। अगर इसकी शुरुआत करेगी, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1956 से इसकी शुरुआत होती है इस पुरस्कार की। और वर्तमान में जो 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया, जब आप खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ भी आपको रिकॉल करा दिया जाता है। लियोन किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। और ये जो है इनको कितनी बार पुरस्कार मिला है? 6 बार इनको पुरस्कार ये दिया गया है। इस बार 6ठी बार इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा अनिवार्यतः कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP भी कहते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए ये MSP होता क्या है? ये MSP सरकार के द्वारा दिया जाता है किसानों को, और ये जब किसान कोई फसल बोता है उस फसल से पहले ही घोषित कर दिया जाता है। इसलिए घोषित कर दिया जाता है ताकि कुल मिला के ये है कि किसानों को प्रोत्साहन के लिए घोषित कर दिया जाता है कि आप कितनी भी आप फसल उगाइए, हम इस रेट पे आपसे इसको ले लेंगे। अगर इससे महंगा आपका बिकता है मार्केट में बाहर तो आप उस पे बेचिएगा, नहीं तो हम इस पे MSP, इतनी MSP पे हम इससे आपसे खरीद लेंगे। तो ये कुल अगर बात करें कि कितनी फसलों पे दिया जाता है तो ये 22 फसलों पे दिया जाता है। वर्तमान में ये कितनी फसलों पे दिया जा रहा है? 22 पे दिया जा रहा है। देखिए आपका 22 इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये किन किन फसलों पे दिया जाता है? ये खरीफ की फसलों पे दिया जाता है, खरीफ, रबी और नकदी फसलों पे दिया जाता है। नकदी कहिए या वाणिज्यिक कहिए। खरीफ की कितनी फसल है? इसमें 14 खरीफ की फसल है और 6 रबी की फसल है और 2 जो है इसमें नकदी फसल है। कुल 22 फसलें हो जाती है जिन पे MSP दिया जाता है। सामान्य तौर पर आपसे पूछ भी लिया जाता है, अक्सर गेहूं और धान का पूछा जाता है। तो अगर हम सामान्य धान के MSP की बात करें तो ये 1868 है, और ग्रेड A धान की बात करें तो ग्रेड A 1888 है। ये आप याद करिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि गेहूं का MSP बताइए, धान का MSP बताइए। तो सामान्य धान की अगर हम बात करें तो 1868, और ग्रेड A धान की बात करें तो 1888। और ये जो है आपको ये भारत सरकार जारी करती है और मूल्य आयोग की सिफारिश पर तथा कृषि विभाग के सहयोग से इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को आप एकदम हटा दीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 32 आपका खास है और आपका जीएस भी है, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो चुका है और अब इनको अलग अलग हाई कोर्ट भी मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त विक्रमनाथ इससे पहले किस उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे? तो ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, तो आप क्या बता देंगे? विक्रमनाथ। देखिए कब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है कब प्रभावित हुआ, तो इसकी डेट आप नोट कर सकते हैं, 1 जनवरी 2019 से कार्यरत हो गया है। वैसे तो ये 15 दिसंबर 2018 से मतलब कार्यशील था, लेकिन अस्थायी रूप से था। 15 दिसंबर 2018 से अस्थायी रूप से था, तो इसलिए ये डेट खास ना हो के आपकी ये डेट खास हो जाती है 1 जनवरी 2019 से ये जो है स्थायी रूप से कार्यशील हुआ है। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का जो है 22वां उच्च न्यायालय बन गया है, हाई कोर्ट बन गया है। कुल हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत में 25 है। और तेलंगाना का हाई कोर्ट अब अलग हो गया है। तेलंगाना के हाई कोर्ट की डेट वही रहेगी जिस समय वो हैदराबाद में है, जिस समय वो स्थापित किया गया था। आप तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नोट करना चाहे नाम, तो उसको भी आप नाम कर सकते हैं। इनका नाम है तोत्तिल। साउथ के नाम बड़े अजीब से होते हैं। तोत्तिल, ठीक है, तोत्तिल बी राधाकृष्णन, राधा कृष्ण। तो तोत्तिल बी राधाकृष्ण तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायाधीश है। अलग होने के क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है।